हमने पहले एल्कीन से एपॉक्साइड बनाने के मुख्तलिफ तरीके देखे थे। पहले तरीके में हमने परऑक्सी एसिड शामिल किया था और दूसरे तरीके में हमने पानी में ब्रोमीन शामिल करके हेलोहाइड्रिन बनाया था। और फिर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया था ताकि एपॉक्साइड बनाने के लिए इंट्रामोलिक्यूलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस की शुरुआत हो जाए। इस वीडियो में हम इन दोनों रिएक्शंस की यानी एपॉक्साइड के बनने की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। और अगर हम सिस एल्कीन से शुरू करें तो यहाँ हमारे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के एक ही तरफ मौजूद होंगे, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें तमाम आर ग्रुप डबल बॉन्ड के एक ही तरफ मौजूद होंगे। प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें भी जहां पहले डबल बॉन्ड था आर ग्रुप इस डबल बॉन्ड की एक ही तरफ मौजूद होंगे। अगर आप ट्रांस एल्कीन को देखें तो हमें मालूम है कि इसमें हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के मुख्तलिफ तरफ मौजूद होंगे। देखिए जैसे ये ट्रांस एल्कीन है, देखिए यहाँ प्रोडक्ट में भी आर ग्रुप इस डबल बॉन्ड के मुख्तलिफ तरफ ही मौजूद होंगे। तो चलिए अब इस रिएक्शन पर चलते हैं जो कि स्टीरियो केमिस्ट्री को शामिल करे। तो यहाँ मैं एल्कीन से शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, फिर यहाँ इथाइल ग्रुप है और यहाँ हाइड्रोजन है। फिर अगर मैं इस एल्कीन को इनमें से किसी भी दो रिएजेंट से रिएक्ट करवाऊं और ये दोनों रिएजेंट्स हमें एक ही जैसे प्रोडक्ट्स देंगे। अब मैं यहाँ पर एपॉक्साइड बना दूंगी। तो मैं यहाँ पर जानती हूँ कि जहाँ पर डबल बॉन्ड था इसके बरअक्स यानी इसके मुखालिफ सिमत में ये आर ग्रुप मौजूद होंगे। लिहाजा एक मुमकिन प्रोडक्ट ये है जिसमें इथाइल ग्रुप खला में बाहर जा रहा होगा और मिथाइल ग्रुप यहाँ खला में दूर जा रहा होगा, कुछ इस तरह से। तो ये मेरी प्रोडक्ट है। ये उल्टे हाथ वाले कार्बन पर लाजमी तौर पर मेरे पास एक हाइड्रोजन होगा जो खला में इस तरह से मेरी तरफ आ रहा होगा। लिहाजा एक मुमकिन प्रोडक्ट तो ये होगी। अब मैं यहाँ अपनी दूसरी प्रोडक्ट भी बना सकती हूँ जिसमें आर ग्रुप इस तरह से डबल बॉन्ड की मुखालिफ तरफ मौजूद होंगे। फिर यहाँ मेरा इथाइल ग्रुप होगा जो कि खला में हमसे दूर जा रहा होगा। फिर यहाँ सीधे हाथ पर हमारा मीथाइल ग्रुप मेरी तरफ इस तरह से बाहर आ रहा होगा और इस कार्बन पर यह हाइड्रोजन मेरी तरफ आ रहा होगा और इस कार्बन पर भी ये हाइड्रोजन मेरी तरफ आ रहा होगा। खैर, तो यहाँ मेरे पास दो मुमकिन प्रोडक्ट्स मौजूद है और ये दरअसल एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं। तो यहाँ इस रिएक्शन के नतीजे में दरअसल एक रेसमिक मिक्सचर बनेगा जिसमें 50% एक इनैंशियोमर होगा और 50% दूसरा इनैंशियोमर। चूंकि ये रिएक्शन दो नए कायरलिटी सेंटर्स बनाएंगे, तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं तो यहाँ पर ये दोनों कार्बन कायरलिटी सेंटर्स हैं। तो यहाँ इन दोनों कार्बन की कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। तो जब आप इस उल्टे हाथ वाले मॉलिक्यूल का इनैंशियोमर बनाएंगे तो देखिए इसमें मेरा इथाइल ग्रुप मेरी तरफ बाहर आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे बस इस कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा या रिवर्स कर देना होगा ताकि सीधे वाले इनैंशियोमर में ये इथाइल ग्रुप मुझसे दूर होता दिखाई दे। फिर अगर हम इस वाले कायरलिटी सेंटर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ मिथाइल ग्रुप मुझसे दूर जा रहा है। अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे बस इस कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा या रिवर्स कर देना होगा। तो यहाँ फिर इस एनांशियोमर में मिथाइल ग्रुप मेरी तरफ बाहर आ रहा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर्स हैं। चले अब इन दोनों एनांशियोमर्स के बनने की तफसील देखते हैं और फिर हम स्टीरियो केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हुए इन्हें नाम भी देंगे। तो अगर हम उल्टे हाथ पर मौजूद इस एल्कीन से शुरू करें तो पहले चले इन दोनों कार्बन के बारे में सोचते हैं। ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कार्बन पर मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। तो मैं यहाँ इस एल्कीन को इन दोनों कार्बन पर प्लेनर तस्वर कर सकती हूँ। अब मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ पर बना दूंगी और फिर मैं यहाँ उल्टे हाथ पर मीथाइल बनाऊंगी और एक हाइड्रोजन यहाँ बनाऊंगी और फिर एक हाइड्रोजन यहाँ मौजूद होगा और आखिर में ये इथाइल ग्रुप इस तरह से यहाँ पर मौजूद होगा। ये बिल्कुल वही मॉलिक्यूल है जो यहाँ उल्टे हाथ पर मौजूद है, बस यहाँ पर ये थोड़ा सा घुमाया गया है या कह लें कि रोटेट हो गया है। मैं जानती हूँ कि ये दोनों कार्बन जो कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ मौजूद है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल का ये हिस्सा प्लेनर है। लिहाजा मैं मॉलिक्यूल के इस वाले हिस्से को प्लेनर सोच सकती हूँ और मैं ये भी सोच सकती हूँ कि इसी वजह से ऑक्सीजन प्लेन के किसी भी तरफ से इसमें शामिल हो सकता है। ऑक्सीजन प्लेन के ऊपर से भी शामिल हो सकता है और ऑक्सीजन प्लेन के नीचे से भी शामिल हो सकता है। तो चले ऑक्सीजन के इन दोनों तरीकों से शामिल होने के बाद हमें जो नतीजा मिलेगा इसे बना देते हैं। तो उल्टे हाथ पर मैं वो मॉलिक्यूल बनाऊंगी जिसमें ऑक्सीजन प्लेन के ऊपर से शामिल होगा।
तो अगर ऑक्सीजन प्लेन के ऊपर से शामिल होगा तो फिर मिथाइल और इथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के बरअक्स तरफ यानी मुखालिफ तरफ होंगे। इसलिए दोनों हाइड्रोजन भी डबल बॉन्ड के मुखालिफ तरफ होंगे। फिर ऑक्सीजन को प्लेन के ऊपर शामिल होता हुआ बनाएंगे। लिहाजा मेरा एपॉक्साइड कुछ इस तरह का दिखाई देगा। एपॉक्साइड बनाने का एक मुमकिन तरीका ये था। अब चले ये सोचते हैं कि एपॉक्साइड किस तरह का दिखाई देगा जब ऑक्सीजन प्लेन के नीचे शामिल होगा। तो अगर ऑक्सीजन प्लेन के नीचे शामिल होगा तो हमें पहले की तरह मिथाइल और इथाइल ग्रुप को डबल बॉन्ड के मुखालिफ तरफ ही रखना होगा और हाइड्रोजन भी फिर मुखालिफ तरफ मौजूद होगा जहां डबल बॉन्ड पहले हुआ करता था। फिर हम यहाँ ऑक्सीजन को प्लेन के नीचे शामिल होता हुआ दिखाएंगे तो हमारा ऑपोजिट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो ये मेरी दो मुमकिन प्रोडक्ट्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के एनैंटियोमर्स हैं। लेकिन जैसा हमने यहाँ पर इन्हें बनाया है, इन्हें ऐसा देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि हम इन्हें मुख्तलिफ तरीके से देखें, या यूँ कह लें कि ये देखते हैं कि हम अपने एपॉक्साइड प्रोडक्ट्स का मुख्तलिफ वेंटेज पॉइंट मिलता है या नहीं। इसके लिए मैं अपनी नज़र यहाँ पर रखूँगी और यहाँ से इस एपॉक्साइड को इस तरह से देखूँगी, ठीक है? तो अब अगर मैं इस एपॉक्साइड को यहाँ से देख रही हूँ तो मैं इसे यहाँ पर दोबारा बना देती हूँ। अब अगर मैं इसे यहाँ से देख रही हूँ तो मैं यहाँ पर उल्टे हाथ वाले कार्बन पर गौर करूँगी। तो यहाँ पर ये नीचे वाला कार्बन होगा और मैं देख सकती हूँ कि यहाँ इथाइल ग्रुप मेरी तरफ बाहर आ रहा है। तो मैं इस ग्रुप को अपनी तरफ खला में बाहर आता हुआ बना दूंगी। फिर मैं देख सकती हूँ कि यहाँ हाइड्रोजन मौजूद है जो खला में मुझसे दूर जा रहा है। तो मैं इसे डैश से जाहिर करूँगी। अब हम सीधे हाथ पर मौजूद इस कार्बन को देखेंगे तो इस पर मैं देख सकती हूँ कि हाइड्रोजन खला में मेरी तरफ बाहर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इस हाइड्रोजन को खला में अपनी तरफ आता हुआ बना दूंगी। फिर यहाँ पीछे मौजूद ये मिथाइल ग्रुप खला में मुझसे दूर जा रहा है। तो मैं मिथाइल ग्रुप को खला में अपने से दूर जाता हुआ बना दूंगी इस तरह से। तो ये एक एनांटियोमर था। तो चलें अब इस सीधे वाले एनांटियोमर को भी दोबारा से यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस एपॉक्साइड को यहाँ से देख रही हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे यहाँ ये एपॉक्साइड उल्टा दिखाई देगा। तो ऑक्सीजन यहाँ नीचे मौजूद होगा और मैं देख सकती हूँ कि अगर मैं अपने वेंटेज पॉइंट के उल्टे हाथ की तरफ से इस एपॉक्साइड को देख रही हूँ तो ये वाला कार्बन यहाँ नीचे ये वाला कार्बन होगा। मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर इथाइल ग्रुप मेरी तरफ बाहर आ रहा है। तो ये रहा इथाइल ग्रुप खला में मेरी तरफ बाहर आता हुआ। फिर ये हाइड्रोजन मुझसे दूर जा रहा होगा। तो मैं इस तरह से इस हाइड्रोजन को खला में मुझसे दूर जाता हुआ बना दूंगी। और फिर अगर हम सीधे हाथ वाले कार्बन पर चलें तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ ये हाइड्रोजन खला में मेरी तरफ बाहर आ रहा है। तो मैं इस हाइड्रोजन को खला में अपनी तरफ बाहर आता हुआ बना दूंगी। फिर पीछे मिथाइल ग्रुप है जो कि खला में मुझसे दूर जा रहा होगा। तो मैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को इस डैश से जाहिर करूंगी। लिहाजा ये भी मेरी एक प्रोडक्ट है। और एक बार फिर बताती चलूँ कि ये अभी भी इतनी वाजे नहीं है कि ये एक दूसरे के एनांटियोमर्स हैं। तो अब यहाँ इस मकाम पर मॉडल सेट काम आता है। तो अगर आप यहाँ ये सीधे हाथ वाले मॉलिक्यूल को देखें और इस ऑक्सीजन को पकड़कर ऊपर की तरफ घुमाएं या रोटेट कर दें तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल वही मॉलिक्यूल होगा जो अब हम यहाँ पर बनाने लगे हैं। तो अगर हम इसे घुमा दें या रोटेट कर दें तो अब ऑक्सीजन ऊपर की तरफ मौजूद होगा जिसकी वजह से यहाँ पीछे मौजूद हाइड्रोजन अब सामने आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ सामने आ जाएगा लेकिन फिर ये इथाइल ग्रुप को पीछे की तरफ धकेल देगा। तो अब इथाइल ग्रुप पीछे मौजूद होगा। यही चीज इस मिथाइल ग्रुप के साथ भी होगी। जब आप इसे इस तरह से घुमाएंगे तो मिथाइल ग्रुप सामने की तरफ आ जाएगा जो कि अब आपकी तरफ बाहर आ रहा होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये हाइड्रोजन खला में आपसे दूर जा रहा होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं। चले अब इन प्रोडक्ट्स को नाम देने के बारे में सोचते हैं। तो इसे नाम देने के लिए सबसे पहले हम इसमें मौजूद सबसे लंबी कार्बन चेन को ढूंढेंगे। फिर हम चाहेंगे कि इपॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा मुमकिन नंबर दें। तो अगर मैं अपनी कार्बन चेन को नंबर देना चाहूँ तो मैं इससे कार्बन 1 बनाऊंगी, फिर ये 2, 3,
4, 5। तो ये तो हो जाएगा पेंटेन। और मैं यहाँ देख सकती हूँ कि एपॉक्सी कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान मौजूद है, तो ये 2, 3 एपॉक्सी पेंटेन होगा। ये भी 2, 3 एपॉक्सी पेंटेन होगा। लेकिन अब मुझे कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 की स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में सोचना होगा। अब यहाँ चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। मैं पहले इस उल्टे हाथ वाले एनांशियोमर को देखूंगी और स्टीरियो केमिस्ट्री मुख्तस करने के लिए इसे यहाँ पर नीचे दोबारा बनाऊंगी। तो यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन है जो कि मेरी तरफ बाहर आ रहा है, फिर इथाइल ग्रुप मेरी तरफ बाहर आ रहा है, फिर मेरे पास मिथाइल ग्रुप है जो कि इस तरह से मुझसे दूर जा रहा है। ये इथाइल ग्रुप मेरी तरफ बाहर आ रहा है और ये हाइड्रोजन मुझसे दूर जा रहा है। अब अगर मैं कार्बन की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मालूम करना चाहूँ तो मुझे ये देखना होगा कि इस कार्बन से कौन कौन से एटम्स बराह रास्त जुड़े हुए हैं। तो पहले मैं यहाँ पर ये कार्बन लिख देती हूँ। तो एक तो ये एटम बराह रास्त इस नीले वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये नीला कार्बन इस वाले कार्बन से, इस हाइड्रोजन से, इस ऑक्सीजन से और नीचे मौजूद इस कार्बन से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। तो ये कुल 4 एटम्स हैं। अब तरजीहन तरतीब देखना चाहें तो हमें इनके एटॉमिक नंबर के बारे में सोचना होगा। हम जानते हैं कि इन चारों एटम्स में से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन को नंबर 1 तरजीह मिलेगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है, तो इससे सबसे कम तरजीह मिलेगी, यानी कि ये चौथे नंबर पर आएगा। अब हमें इन दोनों कार्बन के बारे में सोचना होगा चूंकि इनके दरमियान तो टाई है, इसलिए हमें सोचना होगा कि ये दोनों कार्बन किन किन एटम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो सीधे हाथ वाला कार्बन यहाँ इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ये सीधे हाथ वाला कार्बन बराह रास्त ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, फिर इस कार्बन से और इस हाइड्रोजन से, तो ये ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। अब चले इस उल्टे हाथ वाले कार्बन को देखते हैं। ये यहाँ एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो एटॉमिक नंबर के लिहाज से ऑक्सीजन कार्बन को मात दे देगा, लिहाजा सीधे हाथ वाले कार्बन को ज्यादा तरजीह मिलेगी। तो यहाँ इस वाले कार्बन को नंबर 2 मिलेगा और इस कार्बन को नंबर 3। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में सबसे कम तरजीही ग्रुप मुझसे दूर जा रहा होगा। अब चूंकि मैं इस सिमत में जा रही हूँ यानी कि क्लॉकवाइज, तो ये इस कार्बन पर आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब चले आगे चलते हैं और इस दूसरे वाले कार्बन की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमारे पास अभी भी इथाइल ग्रुप है जो कि मेरी तरफ बाहर आ रहा है, फिर हाइड्रोजन जो कि मुझसे दूर जा रहा है, फिर ये हाइड्रोजन जो कि मेरी तरफ बाहर आ रहा है, ये मिथाइल ग्रुप जो कि इस तरह मुझसे दूर जा रहा है। तो अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मालूम करना चाहूँ तो मुझे देखना होगा कि इस कार्बन से कौन कौन से एटम्स जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। अब तरजीह की बात करें तो ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा तरजीह मिलेगी और हाइड्रोजन को सबसे कम तरजीह मिलेगी। फिर यहाँ मौजूद ये वाला कार्बन ऑक्सीजन से बराह रास्त जुड़ा हुआ है, तो इससे दूसरे नंबर पर तरजीह मिलेगी। इसकी वजह से इस मिथाइल ग्रुप को तीसरे नंबर पर तरजीह मिलेगी। तो ये 1, 2 और 3। अब यहाँ हम काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इससे शायद आप सोचें कि ये एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। लेकिन अगर आपको वो बात याद हो जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी कि देखें ये एस कॉन्फ़िगरेशन की तरह दिखाई तो दे रहा है लेकिन ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ आ रहा है, तो अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे इसे तब्दील कर देना होगा। तो इससे ये होगा कि मेरा सबसे कम तरजीही ग्रुप मेरी तरफ बाहर नहीं आ रहा होगा, लिहाजा ये एस कन्फिगरेशन की तरह दिखाई तो दे रहा है लेकिन चूंकि ये हाइड्रोजन मेरी तरफ बाहर आ रहा है तो मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकती हूँ कि ये आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। तो चलें अब हम इसके नाम को मुकम्मल कर देते हैं। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पर हमारे पास आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, लिहाजा इस एनांशियोमर का नाम होगा 2R 3R 2,3 एपॉक्सी पेंटेन। तो अब सीधे हाथ पर मौजूद इस एनांशियोमर की बात करते हैं। तो अब चूंकि हम जानते हैं कि ये इसका एनांशियोमर है तो मुझे बस इनकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को एक दूसरे से तब्दील कर देना होगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2S 3S 2,3 एपॉक्सी पेंटेन। अब इस वीडियो में हमारे पास इतना वक्त नहीं बचा कि हम सीधे हाथ वाले एनांशियो पर भी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मुख्तस कर सकें, लेकिन आप खुद से इसकी मशक ज़रूर कर सकते हैं और आपको लाजमी तौर पर इसमें 2S 3S एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मिलनी चाहिए।